सभी गुरुकुल के कुलपति स्वामी अग्निवेश जी और मेरे सामने बैठे पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की यदि कोई असली शक्ति होती है तो वो युवा शक्ति होती है। मेरे सामने बैठी सभी युवा शक्ति और सभी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करती हूं, नमस्कार करती हूं। आज मैं जब करनाल से चली तो रास्ते में जो गुरुकुल में मैंने शिक्षा ग्रहण करी वो सारे पल मैं याद करते हुए आ रही थी। और गुरुकुल के अंदर जो विचार, जो संस्कार, जो देशभक्ति की भावना, अभी स्वामी जी कह रहे थे कि देशभक्तों की जो कहानियां, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, आज जिनको हम याद कर रहे हैं, मैं ये कहती हूं वो आज भी हमारे बीच में जिंदा है, हमेशा हमारे बीच में वो जिंदा रहेंगे। वो एक इंसान नहीं थे, भगत सिंह एक इंसान नहीं थे, राजगुरु सुखदेव एक इंसान नहीं थे, वो एक विचारधारा थी। और विचारधारा कभी मरती नहीं है, विचारधारा हमेशा जिंदा रहती है। और मैं कहती हूं जिस देश का, जिस राष्ट्र का युवा शक्ति कमजोर हो गई है तो उस राष्ट्र के पास कुछ नहीं है। जब मैं आ रही थी रास्ते में, मेरे साथ दिनेश भाई थे, मैं उनको बता रही थी, मां दिनेश भाई, जब मैं गुरुकुल कुंभाखेड़ा को देखती थी, मैं आपको बता दूं ये मेरा नानका है, यहाँ पर मैं जन्मी हूं, मेरा जन्म स्थान यही है। मेरे नाना जी छातूराम रहे हैं, आप गांव में जाकर के जान सकते हैं, बहुत योगदान दिया उन्होंने। मेरे नाना जी रणसंग रहे हैं जिन्होंने गुरुकुल में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज दुर्भाग्य है कि गांव इतना सहयोग नहीं दे रहा। मैं थोड़ी सी कड़वी बात भी कह के जाऊंगी क्योंकि इस गुरुकुल के अंदर मैंने हजारों युवा पढ़ते हुए देखे हैं और फांसी मार करके शिक्षा ग्रहण करते हुए मैंने युवा देखे हैं यहाँ पे। और आज जब मैं आ रही थी, इतने बड़े बड़े जलसे होते थे यहाँ पे, और इतनी अच्छी शिक्षाएं और इतने अच्छे विचार युवाओं के अंदर भरे जाते थे। यहाँ से भगत सिंह तैयार होते थे, यहाँ से सुभाष चंद्र तैयार होते थे, यहाँ से चंद्रशेखर आजाद तैयार होते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं तो कहूंगी इस गांव का, इस इलाके का दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोगों ने इस संस्था को, ये संस्था आज यूनिवर्सिटी हो रही थी, जिस संस्था को मैंने अपनी आंखों से स्वामी रतन देव जी को, जब मैं छोटी सी थी तो गांव में जब वो अपने शिष्यों को ले जाकर के गांव में जब लस्सी अपने गुरुकुल के लिए, बच्चों के लिए लेके आते थे, गांव का इतना प्रेम था। जब गांव से अनाज आता था, गांव सबसे बड़ी मैन रीढ़ की हड्डी होती है किसी संस्था को चलाने के लिए। तो जब स्वामी जी जाते थे तब मैं छोटी सी देखती थी, उन्होंने चाहे वो जाति प्रथा हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, महिलाओं की शिक्षा के मामले में बात हो, तो स्वामी रतन देव जी ने बहुत सारे ऐसे जन जागरण किए हैं जिन्होंने 2 संस्थाएं चलाई हैं, गुरुकुल कुंभाखेड़ा और गुरुकुल खरड़, जहां से मैंने शिक्षा ग्रहण की। धन्यवाद करती हूँ खरड़ गांव का, वहां के लोगों ने उस संस्था को आज भी जिंदा रखा और उस संस्था को पीछे माननीय वित्त मंत्री कैप्टन साहब ने पूरा जोर लगा करके उसको यूनिवर्सिटी बढ़वा दिया गया है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस वित्त मंत्री का जिन्होंने, जिस गुरुकुल में मैं पढ़ी हूँ आज वो यूनिवर्सिटी है। और वो यूनिवर्सिटी इसलिए है क्योंकि वहां के लोगों ने आत्मा से योगदान दिया, क्योंकि किसी भी संस्था को, किसी भी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए आसपास के गांव का बहुत बड़ा योगदान होना बहुत जरूरी है। जहां भी आज मेरी आवाज जहां तक सुन रही है, मैं यहाँ पर पढ़ी हूं, हम लोग जब यहाँ से इतने अटैच हैं, आप मेरे मामा, नाना हैं, सब लोग, आपसे निवेदन करूंगी कि स्वामी अग्निवेश जी हमारे बीच में आए हैं इस संस्था को जगाने के लिए। आप दोबारा से स्वामी रतन देव के सपनों को फिर जिंदा कर दीजिए। मैं एक बेटी होने के नाते ही आपसे मांगना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा के अंदर एक दिनचर्या होती है। बच्चा सुबह 4 बजे उठता है, फिर वो स्नान करता है, उसके बाद फिर वो हवन करता है, संध्या में जाता है, उसके बाद फिर वो स्वाध्याय में जाता है, उसके बाद वो स्कूल अटेंड करता है, और उसके बाद फिर बहुत सारी योगा, तलवार चलानी, लाठी चलानी, बहुत सारी एक्टिविटी उसके अंदर सिखाई जाती है, उसको तैयार किया जाता है। और एक युवा को अगर आपने अच्छी दिशा के अंदर लेके जाना है, एक युवा को
और यदि आपने एक अच्छा देशभक्त तैयार करना है तो उसकी ऊर्जा को आपने अच्छी दिशा में लगाना होगा। तो गुरुकुल एक ऐसी संस्था है, गुरुकुल एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पर एक युवा को अच्छी दिशा दे करके उसकी अच्छी दिनचर्या बना करके एक अच्छा युवा तैयार किया जाता है, एक अच्छा इंसान तैयार किया जाता है। और मैं ये कहती हूं, जिस देश का युवा मजबूत है, जिस देश का युवा पीढ़ी पॉजिटिव है, जिस देश की युवा पीढ़ी अच्छा सोचती है, उस राष्ट्र के पास सबसे बड़ी शक्ति है। तो मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगी और मैं आपको मेरे जीवन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूं। शायद इतनी चुनौतियां आती तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होती, लेकिन ये गुरुकुल की शिक्षा है जिसकी बदौलत मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पहाड़ जीवन के चढ़े हैं, उसके बाद मैंने हिमालय को चढ़ा है। मेरे पिता, यहाँ मेरे पिता की ससुराल थी तो नानका में आना जाना होता था। मेरे पिताजी जलसा सुनते थे। मेरे पिता ने जलसा सुन के और एक ही बात कही कि मैं अपनी बेटियों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहता हूं। मैं अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा देना चाहता हूं कि वो संस्थाएं चलाए, वो देश का नाम रोशन करे। और हमेशा एक ही शिक्षा देते थे कि बेटा, आपका नाम मेरे नाम से ना जाना जाए, आपका नाम आपके कर्म से जाना जाए, आपकी पहचान आपके कर्म से हो। और हमेशा एक ही बात कहते थे, मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व में आपका नाम अनीता कुंडू नाम से जाना जाए, आपके काम से जाना जाए। जब एक इंसान यहां से गुजरता है तो पॉजिटिव वाइब्रेशन का जब उसके ऊपर इतना असर पड़ता है तो पता नहीं क्यों नहीं कुंभा खेड़ा वालों पर पड़ पाया, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी फलती फूलती संस्था। इस गुरुकुल को मैंने अपनी आंखों से देखा है, हजार हजार विद्यार्थी यहां पढ़ते थे। तो मुझे बड़ा दुख भी होता है कि इतनी मजबूत संस्था जिसमें मैंने देखी है 4-4 हजार लड़कियां गुरुकुल खंड में पढ़ती थी। स्वामी रतनदेव जी को मैंने मेरे आंखों के सामने देखा है और वो उस दिन हमारे लिए दुर्भाग्य का दिन था, जो जिस दिन वो हमारे पिता, मैं तो उनको पिता ही मानती हूँ, इस संसार से वो चले गए थे। हमारे लिए उस दिन बहुत ही दुर्भाग्य। मैं तो उस दिन सोचा था कि मेरा पिता आज हमारे बीच से चला गया है। वो दिन मैंने देखे हैं, लेकिन मेरे पिता ने मुझे गुरुकुल में पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी, वेदों का ज्ञान सिखाया और ये सिखाया कि लड़की 2 घरों को सुधार सकती है। और मैं तो एक ही बात कहती हूँ, लड़की 2 घरों को नहीं सुधार सकती, लड़की पूरे विश्व और पूरे राष्ट्र को भी सुधार सकती है। ये मेरे पिता ने विचार दिए, गुरुकुल में शिक्षा दी, लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर था। वो मुझे एक अच्छा खिलाड़ी देखना चाहते थे। वो मुझे चाहते थे कि मेरी बेटी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेरा नाम रोशन करे, वो कुछ जीवन में ऐसा करे कि युवा उससे प्रेरणा ले, लड़कियां उससे प्रेरणा ले। लेकिन दुर्भाग्य से उनका, जब मैं 12 साल की थी तो उनका एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर मेरा असली दुनिया से वास्ता पड़ता है। असली पढ़ाई मेरी समाज से होती है। एक लड़की या एक बच्चा कैसे सर्वाइव करता है समाज के अंदर, हजारों ताने सुनने पड़ते हैं। और एक लड़की के लिए जब स्वामी जी की याद आती है, स्वामी जी हमेशा बेटियों को पढ़ाना चाहते थे, आगे लेके जाना चाहते थे, लेकिन मात्र 13 साल की उम्र में मेरी शादी की तैयारियां कर दी जाती है। मैं सोच रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, मैं करना क्या चाहती हूँ, मेरे सामने क्या हो गया है। लेकिन जो विचार मैंने गुरुकुल से पढ़े, जो शिक्षा मैं गुरुकुल से ले रही थी, उन विचारों ने मेरे अंदर क्रांतिकारी विचार पैदा किए और मैं उस परिस्थितियों से लड़ पाई। मैंने एक ही बात कही कि यदि आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो आप मेरे साथ खड़े हो जाए, नहीं तो मैं इस देश को जगाना चाहती हूँ, मैं इस दुनिया में कुछ करके जाना चाहती हूँ। क्योंकि हमारे समाज के अंदर सिर्फ नारी को एक घर चलाने की वस्तु समझा जाता है। मैं ये कहती हूँ, जिस दिन मेरे देश के अंदर नारियों का सम्मान हो गया, उस दिन मेरे राष्ट्र में किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। नारी, हम कहते जरूर हैं, घर की लक्ष्मी नारी होती है। जहां पर महिला का सम्मान हो गया, लक्ष्मी अपने आप आ जाती है, कहीं हमने ढूंढने की जरूरत नहीं है। और वो मेरे घर के अंदर था। वो मेरे पिता ने मुझे संस्कार दिए, गुरुकुल की शिक्षा दी। घर में हवन होता था, घर में उत्तम सिंह की, शायद उत्तम सिंह का किस्सा किसी ने नहीं सुना होगा। उत्तम सिंह का किस तरीके से जनरल डायर को उसने लंदन में जाकर के मारा था, किस तरीके से जलियांवाला बाग का उसने बदला लिया था, वो कहानियां मेरे घर में चलती थी। सुभाष चंद्र बोस का किस्सा
मेरे घर में चलता था और मेरे पिता काम करते थे, साथ में हल चलाते थे खेत में, और साथ में मुझे भी हल चलाना सिखा गए वो 12 साल की उम्र में। और साथ में भगत सिंह की रागनी बजती थी, सुभाष चंद्र बोस की रागनी बजती थी। गाड़ी ना बीती ना पल उजरे, एक उतरा आजाद से करता रहे, बरसन लागे फूल बोस पे, जब हाथ मिलाई तो लड़ता रहे। जब मैं बड़े बड़े माउंटेन क्लाइंब करती हूँ तो मैं इन क्रांतिकारी वीरों को याद करती हूँ और एक ही बात सोचती हूँ कि किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह किस तरीके से किन हालातों से वो लड़े और किन हालातों में उन्होंने अपने ऊपर इतने जुर्म सह करके भी अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और हंसते हुए फांसी पर झूल गए। तो क्या मैं इतने बड़े बड़े माउंटेन, इतनी यातनाएं नहीं सहन कर सकती? क्या मैं तूफानों से नहीं लड़ सकती? जब मैंने मेरे गेम की शुरुआत की और मैंने बताया कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं हिमालय पर अपने देश का तिरंगा लहराना चाहती हूँ, मैं माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर अपने देश का तिरंगा लहराना चाहती हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने मेरा मखौल बनाया। क्योंकि हमारे देश के अंदर बड़े सपने जब बच्चे लेते हैं ना, उसको थप्पड़ मारा जाता, कहता है इतने बड़े बड़े सपने नहीं लिया करते आम परिवार के बच्चे। क्योंकि हमने हमारा जो बेस है वो इस तरीके का बना रखा है कि हमने उनकी सोच को संकुचित बना दिया है। तो जब मैं अपने विजन की बात रख रही थी कि मैं एडवेंचर एक ऐसा खेल है, कुश्ती कबड्डी है, एक ऐसा गेम है जहां पर उसके सामने लोग ताली बजाते हैं, उसको हौसला देते हैं। लेकिन एडवेंचर, पर्वतारोहण, पहाड़ों को चढ़ना एक ऐसा गेम है, वहां पर खुद आप अपनी पीठ को दबाते हो, खुद अपना साहस पैदा करते हो और खुद लड़ते हो तूफानों से, आंधियों से, खुद जूते हो, तब जाकर के अपने देश का तिरंगा उस पर लहराया जाता है। और ये तिरंगा ऐसे नहीं लहराया गया। जब मैंने अपने जीवन की शुरुआत की, जब मैंने अपने विचार भगत सिंह की तरह रखने शुरू किए, तो मेरे समाज की मातृशक्ति, या और भी, मैं तो सबसे पहले मातृशक्ति को ही कहूंगी, उन्होंने ये कहा था कि ये बेटी बोलती बहुत ज्यादा है, ये जरूर भागेगी। और मैं आप सभी को बता दूं, ये शब्द बहुत कड़वा है, लेकिन एक बच्चे की मानसिकता पे बहुत ज्यादा असर डाल देता। मैं इसलिए बता रही हूँ, बहुत सारी लड़कियां बैठी यहाँ पे, बहुत सारे युवा साथी बैठे हैं, हम किसी को बोल तो देते लेकिन उसके ऊपर असर कितना डालता है। मैं एक ही बात कहती हूँ, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसको किस तरीके से लेता है। मैं इतनी भागी, इतनी दौड़ी कि मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी के 4 अभियान किए और उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर एक बार नहीं 3 बार अपने देश का तिरंगा लहराने में मैं कामयाब रही। मैं इतनी भागी। भारत माता की जय हो। और चाइना में नेपाल, दोनों साइड से मेरे गुरुजी ने कहा, बेटा नेपाल से तो बहुत सारे लोग एवरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन चाइना साइड का रास्ता बहुत टफ है, वो बहुत मुश्किल है, बहुत सारे तूफान आते हैं, बहुत ठंड है, तो उस रास्ते को आप देख लीजिए अगर आप तय कर सकती है तो। मैंने कहा मैं वो रास्ता करना चाहती हूँ, तो मैंने 2015 के अंदर उस अभियान की प्रयास किया कि मैं इसको करूंगी। 2015 में मैं उस मिशन को करने के लिए निकली। बहुत ही भयंकर त्रासदी नेपाल में रही थी, शायद आपने अखबारों में पढ़ी हो। भूकंप का मैन केंद्र एवरेस्ट रहा था। 26 अप्रैल को एक इतना भयंकर भूकंप आता है कि पूरा माउंटेन जितना भी है सारा ऐसे हो जाता है और बहुत सारे लोग वहां पर मारे जाते हैं, बहुत सारे परिवार वहां पर खत्म हो जाते हैं। एवरेस्ट पे जितने भी कैंप थे सब खत्म हो जाते हैं और बहुत सारे साथी मेरे मारे जाते हैं। लेकिन मैं कभी बेइज्जती नहीं हूं। मैं उस दिन ट्रैकिंग करती हुई और रागनी लगा रही थी मैं, और अचानक से वही रागनी सुन रही थी, सो पड़ा मुसीबत बेटा मर्द जवान में, भगत सिंह का दे जी घबरा जा बंद मकान में। ये रागनी सुनती सुनती मैं माउंटेन को 22,500 फीट पर क्लाइंब कर रही थी। देखिए, जब आप अच्छे विचारों के साथ बढ़ते हैं तो परमात्मा भी आपका साथ देता है। सभी जो जितने भी फॉरनर लोग सभी कैंप में आराम से खा रहे थे, पी रहे थे, और मैं अपने देशभक्तों को याद करते हुए ट्रैकिंग कर रही थी। और इतनी देर में भूकंप आता है, एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है, मेरे बहुत सारे साथी और क्लाइंबर मारे जाते हैं, और मैं सौभाग्यशाली थी कि मैं उस दौरान मैं जीवित रही। मैं वापिस कैंप में लौटती हूँ रास्ता बढ़ाते हुए, और कैंप में आकर के देखती हूँ किसी की टांग कट गई है, किसी का सिर कट गया, किसी की डेथ हो गई है। और मैं एक ही बात, अभी मैं एक बात बताना चाहती हूँ, गुरुकुल से ये कहां से कहां तक, ये गुरुकुल की शिक्षा का परिणाम है। मैं चाइना सरकार को एक ही बात बोलती हूँ, चाइना सरकार कहती हम इस मिशन को बंद करना चाहते हैं, और मैं एक ही बात कहती हूँ कि मैं इस मिशन को पूरा करना चाहती हूँ।
मैं इस मिशन पर अपने देश का तिरंगा लहराना चाहती हूँ। वहां के जो ऑफिसर थे, वहां के जो डॉक्टर थे, वो सभी कहने लगे, ऑफिसर कहने लगे ये लड़की पागल हो गई है, इसका चेकअप किया जाए, इसको मेडिकल ले जाया जाए, इसको पागलों के हॉस्पिटल में ले जाया जाए। और मेरा मेडिकल होता है, मेरा चेकअप होता है, वो डॉक्टर कहते हैं लड़की तो बिल्कुल नॉर्मल है। वहां के ऑफिसर कहते हैं कि इसको दोबारा से इसका ट्रीटमेंट किया जाए, मुझे नहीं लगता कि ये लड़की नॉर्मल है, मुझे नहीं लगता है कि इसका कहीं ना कहीं दिमाग हिल गया है। फिर मेरा मेडिकल होता है, फिर मैं नॉर्मल मिलती हूँ। तो कहते हैं आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? मैंने कहा मेरा गेम यही सिखाता है, मैं गुरुकुल में पढ़ी हूँ। मैंने उनको बताया हमारी संस्कृति कितनी मजबूत है, हमारी संस्कृति का कहां से निर्माण हुआ है, हमारी संस्कृति की मजबूती क्या है। हमारी संस्थाएं वहां, हमारे इंग्लिश स्कूल नहीं होते, वहां पर हमारे गुरुकुल होते हैं, और गुरुकुलों के अंदर क्या सिखाया जाता है। मैंने उनको बताया कि मैं इसलिए जाना चाहती हूँ ताकि मेरे देश का युवा, मैं अपने देश के युवा को जगाना चाहती हूँ कि कैसे भी हालात हो, कैसे भी विपरीत परिस्थितियां हो, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य से नजर मत हटाइए, अपने लक्ष्य पर अपनी निगाह होनी चाहिए। मैं यही मैसेज मेरे देश के युवाओं को देना चाहती हूँ, मैं इसलिए अपने देश का तिरंगा लहराना चाहती हूँ। वहां के ऑफिसर कहते कि आपको पता है आपकी जान चली जाएगी। मैंने कहा मुझे पता है कि मेरा गेम आंधियों से भरा हुआ है, तूफानों से भरा हुआ है, गहरी गहरी खाइयां हैं, जहां मैं कैंप लगा रही हूं, क्या पता कब ग्लेशियर खिसक जाए और मैं नीचे चली जाऊं। मुझे पता है मेरे गेम का कि यहाँ कोई इंसान दुनिया में आया है तो उसकी मौत निश्चित है, लेकिन मैं साहस के काम करने के लिए पैदा हुई हूं। ये मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी है, ये मेरे गुरुकुल के गुरुजनों ने मुझे शिक्षा दी है। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूं तो मैं आपको उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि जब हिंदुस्तान की सभी वहां के जितने भी ऑफिसर थे उन्होंने मुझे सलूट किया, और उन्होंने एक ही बात कही, जब हिंदुस्तान की बेटियां इतनी मजबूत हो सकती तो बेटे कितने मजबूत होंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेकर के इतना ही कहूंगी, मैंने माउंट एवरेस्ट को 4 बार क्लाइंब किया। मैंने 7 महाद्वीपों के किसान की बेटी होते हुए, आम परिवार की लड़की होते हुए, ये सारा विचारों का कमाल है। स्वामी विवेकानंद जी एक ही बात कहते हैं, विचारों के अंदर इतनी पावर है, विचारों के अंदर इतनी पावर है, यदि उनको एक गुफा में पैदा कर दिया जाए तो वो गुफा को फाड़ सकते हैं। और मेरी यात्रा यही नहीं होगी, मैंने 7 महाद्वीपों के सबसे हाईएस्ट माउंटेन, चाहे वो अंटार्कटिका हो चाहे वो देनाली हो, अंटार्कटिका मैंने -66 डिग्री में 7 महाद्वीपों पर अपने देश का तिरंगा लहराने का काम किया। और अभी मैं पूरे वर्ल्ड में 14 पीक है उनको क्लाइम कर रही हूँ, अभी मेरा 4था अभियान है, और अभी मैं माउंट कंचनजंगा के लिए क्लाइम करने के लिए जा रही हूँ, जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की 3रे नंबर की चोटी है। अंत में ज्यादा समय न लेकर के मैं इतना ही कहूंगी कि जीवन में अच्छे विचार, अच्छी डायरेक्शन, आपको जहां आप चाहोगे, जो आप बनना चाहोगे, कोई मायने नहीं रखता किस हालात में, किस परिस्थिति में, किस जाति में, किस धर्म में जन्म लिया। मायने ये रखता कि आपका लक्ष्य क्या, आपका टारगेट क्या, आपने जाना कहा, आपके सपने क्या है। और आज शहीदी दिवस है, मैं एक ही बात कहूंगी उन शहीदों के बारे में कि उनके विचारों को पढ़िए, भगत सिंह को सुनिए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह पर मनन कीजिए। वो इंसान नहीं, वो एक विचारधारा थी। सुभाष चंद्र बोस को सुनिए, आप उनके कदमों पर चलिए, उनकी विचारधारा पर चलिए। हमारा देश दोबारा से फिर, मैं एक ही बात कहती हूँ, सोने की चिड़िया था, है, रहेगा। उन सभी शहीदों को नमन, और पूरे आए हुए जितने भी आप सभी मेरे चाचे ताऊ और मंच पे उपस्थित सभी स्वामी जी को मैं प्रणाम करती हूँ। कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगी एक बेटी होने के नाते। और संदीप आर्या भाई जो मेरे गांव से हैं, बहुत ही मतलब, और मेरा यहाँ पर मेरा पालवा गांव से भी बहुत सारे लोग आए जो हमारा कुडुओं का गांव है, क्योंकि हमारा जो लिंक है टिटोली, जो मेरा गांव है, हमारा मैन कुडुआ आर्य समाज का मैन। अभी मैं एक प्रोग्राम में थी वहां पे, तो उन्होंने बताया बहन जी यहाँ पर आर्य समाज का यहाँ है, यहाँ बहुत गढ़ है। मैंने कहा भाई इसको दोबारा जागृत करो ना, आर्य समाज को बहुत तगड़ी जरूरत है। अंधविश्वास में इतना लिप्त हो गया हमारा देश। तो मैं चाहती हूँ जहां भी मेरी जरूरत पड़े, एक बेटी होने के नाते मैं आपके सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये आर्य समाज की जो यात्रा है ये घर घर पहुंचनी चाहिए, गांव गांव पहुंचनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।